हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है दिस विल हैपन इफ पीएम मोदी एरोप्लेन इज अटैक्ड। मतलब जो क्या एयरप्लेन होगा? जिस हथियार के मतलब जिस एयरप्लेन मतलब जहाज के अंदर मोदी जी मतलब बैठ के जाते हैं पूरी दुनिया में, अगर उस क्या पे हो अटैक अगर हो उसके ऊपर अटैक हो तो क्या मतलब उसके अंदर फीचर्स हैं, कैसे वो प्रोटेक्ट, सब कुछ मतलब बताया जाएगा इसके अंदर। तो डिटेल्ड वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। कैसे हो भाई आप सारे? तो अभी नरेंद्र मोदी गए हुए हैं रशिया। 8 से 10 जुलाई की रशिया ट्रिप थी उनकी। तो यहाँ पे मेरा खुरापाती माइंड थोड़ा सा उठा। उसने सोचना शुरू किया कि भाई यूक्रेन और रशिया का तो वॉर हो रहा है। ऐसे अगर गलती से कोई मिसाइल अपने प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट के आसपास से गुजर गई तो क्या होगा? मतलब एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या सिस्टम लगा होता है जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो तैयार है? क्योंकि भाई दुश्मन तो दुनिया में चारों तरफ भरे पड़े हैं और इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं हर कंट्रीज़ की, यूएसए की भी होती हैं, तो इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। एयरक्राफ्ट में क्या किस टाइप की सिक्योरिटी लगी होती है, खासकर अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एयरक्राफ्ट होता कैसा है और वो करेगा क्या अगर गलती से किसी टाइप का अटैक उसके ऊपर प्लान करा गया तो? अब ये समझने के लिए इससे पहले थोड़ा सा एयरक्राफ्ट के बारे में जानना जरूरी है। तो अपने प्राइम मिनिस्टर फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं, बाद में कभी कोई और होंगे या इससे पहले कोई और थे। उस एयरक्राफ्ट का नाम है बोइंग 777-300ER। बोइंग जो है वो कंपनी का नाम है और आप और हम भी उस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं। एक्चुअली बोइंग कंपनी के बनाए हुए एयरक्राफ्ट में विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सारे एयरलाइंस हैं। ये एयरक्राफ्ट नहीं बनाती। एयरक्राफ्ट बोइंग या एयरबस इन्हीं कंपनी से आते हैं। तो आप और हम भी बैठे हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जो साइज़ होता है एयरक्राफ्ट का वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 मीटर का लंबाई होती है उसकी, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की लंबाई है 70 से 80 मीटर। कुछ इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स की भी, एरोप्लेन्स की भी इतनी लेंथ होती है। ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी जो परचेजिंग है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट ऑर्डर कराओ डायरेक्टली आपके कंट्री पहुंच गया। पहले बेस एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ता है जो पड़ता है 3000 करोड़ रुपए का। उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस करी जाती हैं और उसका मेन पार्ट होता है डिफेंस सिस्टम, जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। क्योंकि हमें वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करनी है कि अगर गलती से कोई अटैक करा जाए एयरक्राफ्ट पे पीएम के तो क्या होगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। उसके साथ में जो कैबिन है एयरक्राफ्ट के अंदर, जैसे हम लोग फ्लाइट अटेंड करते हैं तो हमें तो वो 3 और 2 की चेयर्स दे दी जाती हैं। 3 चेयर्स एक साथ, 2 चेयर्स एक साथ, लेग स्पेस होना हो। लेकिन पीएम का एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं होता। उसे पूरी तरीके से चेंज करा जाता है, उसका मेक ओवर करा जाता है। खैर ये जो बाद में मॉडिफिकेशन करी जाती है इसकी कॉस्ट जो बेस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है उसकी आधी होती है। मतलब अच्छी खासी कॉस्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 करोड़ रुपए पड़ती है और फाइनली जो एयरक्राफ्ट है वो 4500 से 4600 करोड़ रुपए के आसपास पड़ता है। अभी जनवरी के महीने में 2024 में ही इंडिया ने एक और एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी हुई है। खैर अब मेन मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब प्लेन रनवे पे होगा, एयरपोर्ट पे होगा, तो उसकी सिक्योरिटी ऑफ कोर्स वैसी ही होगी जैसे ग्राउंड पे नॉर्मली होती है। तो उसकी बातें अभी नहीं करेंगे क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो सिक्योरिटी है उसका मेन मसला हवा में ही शुरू होता है। तो जैसे ही पीएम का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट्स उनके चारों तरफ होके उसे एस्कॉर्ट करते हैं ताकि वो एक अच्छे सेफ डिस्टेंस तक पहुंच जाए, सेफ हाइट तक पहुंच जाए। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इस टाइम पे कोई भी अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स से अगर आपको लड़ना है तो भाई आप कर लो, रिस्क ले लो, पर कोई करेगा नहीं, ये तो चांस बनता ही नहीं है। उसके बाद प्लेन पहुंचता है हवा में और वो धीरे धीरे इंडिया की बाउंड्रीज भी क्रॉस करता है जब इंटरनेशनल ट्रिप होती है। इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया की बाउंड्रीज तक ही उसको छोड़ के आ सकते हैं। अब कुछ कंट्रीज से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़िया हो तो बाहर भी कर सकते हैं, बाकी यूजुअली वो नहीं कर सकते। तो उसके बाद आगे एयरक्राफ्ट को अपनी खुद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट की खुद की ही होती है। अब ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि जब कोई भी एयरक्राफ्ट हवा में है तो उस पर जो अटैक हो सकता है वो यूजुअली सिर्फ और सिर्फ मिसाइल के तरीके से ही हो सकता है। बाकी किसी और तरीके का इस्तेमाल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि अगर कोई भी मिसाइल किसी तरीके से छोड़ी जाती है या लॉन्च करी जाती है पीएम के एयरक्राफ्ट की तरफ तो क्या होगा। सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट में MAWS मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम लगा रहता है। इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं। पहला सेंसर इंफ्रारेड सेंसर होता है, दूसरा अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स होते हैं। सिंपल समझाता हूँ आपको। इंफ्रारेड सेंसर्स क्या करते हैं, उनका काम है कि कहीं भी आसपास अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब हवा में कोई हीट प्रोड्यूस तो होगी नहीं, अगर कोई भी आसपास ऐसी मशीन आएगी जो हीट प्रोड्यूस कर रही है तो वो उसको ट्रैक कर देगा। ये क्यों कर पाता है, क्योंकि जब भी कहीं हीट प्रोड्यूस होती है ना तो इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती ही होती है। तो ये एक ईजी मेथड है उसको पकड़ने का। साथ में अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को पकड़ लेते हैं।
इसके बाद एक और सेंसर होता है डुअल बैंड सेंसर। ये भी सेम ही काम करता है, ऑलमोस्ट क्रॉस चेकिंग का करता है कि अगर पहले दो सेंसर्स ने मिस कर दिया तो ये सेंसर जरूर पकड़ लेगा, या फिर अगर पहले दो ने पकड़ लिया तो ऐसा ना हो कि वो गलत ही पकड़ लिया, उसको क्रॉस वेरीफाई कर देता है। जैसे ही वेरीफाई होगा अगला स्टेप पहुंचेगा सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट पे। अब मान लो सेंसर ने कोई चीज़ ट्रैक तो कर ली, हीट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो एक मिसाइल ही हो। तो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को एनालाइज करेगा और पूरी कैलकुलेशंस करेगा कि भाई जो चीज़ हम ट्रैक कर रहे हैं क्या वो मिसाइल है, क्या वो एक थ्रेट है। और जैसे ही वो डेटा एनालाइज होगा और अगर वो थ्रेट हुआ तो सिग्नल अंदर जाएगा और एक अलार्म बजेगा। यहाँ से शुरू होगा मेन स्टेप, काउंटर मेजर्स। अब मिसाइल से बचने के लिए क्या करा जाएगा, ये समझने के लिए ना थोड़ा सा मिसाइल के बारे में समझना ज़रूरी है। बेसिक सी बात है कि कोई भी मिसाइल अपने टारगेट के बिना कुछ भी नहीं होती। क्या ही होगी मिसाइल अगर टारगेट ही नहीं है तो। और उसके लिए चाहिए होता है गाइडेंस सिस्टम। जैसे हम गाड़ी लेके निकले हैं, गूगल मैप से ही हम कहीं पहुंच पाएंगे। अगर किसी से पूछ पाछ के ना जाए तो सिंपल सोचें, गूगल मैप्स के थ्रू हम पहुंच पाएंगे। अगर गूगल मैप्स नहीं है तो फिर गाड़ी किस काम की, हमें डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जो मिसाइल है उसका गाइडेंस सिस्टम ही सब कुछ है, उसका कोर है। और यूजुअली एक मिसाइल को 3 तरीके से गाइड करा जाता है। एक तो इंफ्रारेड लेड गाइडेंस, एक लेजर गाइडेंस सिस्टम, एक रडार गाइडेंस सिस्टम। अभी थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, बहुत ही इजी कर देता हूँ आपके लिए। पहला जो इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम है वो इस बेस पे होता है कि जो टारगेट है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको फिक्स कर दिया गया। अब जो मिसाइल है वो सिर्फ ये ढूंढती है हवा में कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, और वो एयरक्राफ्ट के पीछे भागना शुरू कर देगी। ऐसे केस में बोइंग 777-300ER को बहुत ही हाईली कैपेबल बनाया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, कि एक सिस्टम होता है LIARCM, लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स। ये क्या करेगा, एक लेजर बीम छोड़ेगा मिसाइल की तरफ, जिससे उसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और मिसाइल को समझ नहीं आएगा कि जाना कहाँ। इन केस अगर ये फेल हो गया इंफ्रारेड लेड मिसाइल के सामने, तो दूसरा तरीका है कि एयरक्राफ्ट बहुत सारी फ्लेयर्स छोड़ेगा। जिन्होंने पबजी खेला है उनको पता होगा फ्लेयर्स क्या होती है। फ्लेयर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट प्रोड्यूस करती है। अब इतनी सारी फ्लेयर्स छोड़ देगा कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि समझ नहीं आएगा मिसाइल को कि कौन से की तरफ जाना है, क्योंकि उसका टारगेट तो सीधे सीधे जो चीज़ हीट प्रोड्यूस कर रही है उसकी तरफ जाना है। यहाँ से जो मिसाइल है उसका डायरेक्शन टोटली खराब कर दिया जाएगा और मिसाइल कभी एयरक्राफ्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। दूसरे तरीके की जो मिसाइल होती है लेजर बीम लेड मिसाइल्स। टेक्निकल चीज़ें हटा के लेजर बीम एक रे ही होती है, लाइट रे, मतलब लाइट फेंकी जाती है जिससे एक टारगेट फिक्स करा जाता है। इस केस में भी जो लेजर बीम है उसको जैम करने की कैपेबिलिटीज एयरक्राफ्ट के पास होती हैं। लेकिन इन केस अगर ये फेल हो भी गया तो एयरक्राफ्ट के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो बहुत सारे स्मोक फेंकेगा, धुआं फेंकेगा। अब ये आप आराम से समझ सकते हो कि भाई जब हमारे घर के आसपास ठंडों में कोहरा होता है तो गाड़ी में कितनी भी अच्छी लाइट्स लगी हों, हम आगे का बहुत ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाते। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जैसे ही कोहरे पे लाइट पड़ती है तो लाइट सारी डिवाइड हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। वही काम एयरक्राफ्ट करेगा, स्मोक इतना फेंक देगा कि जो लेजर बीम इस्तेमाल करी जा रही है टारगेट दिखाने के लिए वो फैल जाएगी और टारगेट कुछ दिखेगा नहीं। जब टारगेट होगा नहीं तो मिसाइल किस काम की। लास्ट टाइप की मिसाइल होती है रडार गाइडेड मिसाइल। ये थोड़ी सी अलग टाइप की मिसाइल होती है, क्योंकि इस केस में जो टारगेट है वो नीचे से ओरिजिनेटिंग पॉइंट से, जहाँ से शुरुआत हुई है मिसाइल की, वहाँ से नहीं दिया जाता। इनफैक्ट मिसाइल के पास अपनी खुद की एक रडार होती है और वो कॉन्टिन्यूसली उस रडार को यूज़ करता है, इसीलिए ये काफ़ी खतरनाक किस्म की मिसाइल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे भी एक लूप होल है। अगर किसी भी मिसाइल में अगर रडार सिस्टम है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो चाहिए, और एयरक्राफ्ट के पास ECM मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैम करने के लिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसके आसपास हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है उसको जैम करने की कैपेबिलिटी होती है। इन केस अगर ये भी फेल हो जाता है तो रडार गाइडेंस सिस्टम की क्वालिटी होती है कि वो मेटल को देखते हुए रडार करता है। उसके लिए मेटल एक चीज़ होती है जो वो पकड़ने की कोशिश करता है। इस केस में एयरक्राफ्ट बहुत सारे लार्ज साइज के मेटल्स को ड्रॉप करेगा अपने पास से, और इतने मेटल्स हो जाएंगे कि जो रडार है उसको समझ नहीं आएगा कि कौन सा मेटल एयरक्राफ्ट है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे भी जो मिसाइल है वो कभी एयरक्राफ्ट तक पहुँच ही नहीं पाएगी। और भी थोड़ी छोटी मोटी टाइप की मिसाइल्स होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसी ही मैकेनिज्म को, उसके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए यूजुअली यूज़ करी जाती हैं। अब इसके बाद भी जो एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वैसे होते हैं। इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती है। ये भी इस एयरक्राफ्ट की क्वालिटी है कि इसको बनाता तो बोइंग है जो बाहर की कंपनी है, लेकिन ये जैसे ही इंडिया में आती है, इंडियन गवर्नमेंट लेती है तो इसकी ऑनरशिप पहुंचती है एयर इंडिया के पास और इसको ऑपरेट करता है टोटली इंडियन एयरफोर्स। तो जो क्रू मेंबर्स हैं अंदर वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि हम पैसेंजर्स को इधर उधर लेके नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमें कैसे उसे हैंडल करना है। SPG कमांडोज ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के लिए ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऊपर हवा से नीचे कम्युनिकेट कैसे करा जाएगा, मतलब देश को कैसे बताया जाएगा कि भाई ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। जब मैंने ये पढ़ना शुरू करा तो ये तो और भी ज़्यादा नॉलेज क्रिएट करने वाली चीज़ थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम लोग जब फ्लाइट लेते हैं तो हमें
चढ़ते ही उस पर एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है। ना भी ऑन करे तो कौन सा हमारे टावर आने वाले हैं, तो हम बातचीत तो ऑफ कोर्स कर ही नहीं सकते। लेकिन पीएम के साथ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हम तो नीचे भी ग्राउंड पे जब होते हैं तो हमारे कई बार सिग्नल नहीं आते कई जगह पे, लेकिन पीएम के एयरक्राफ्ट में ऊपर भी टोटल 24/7 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया हुआ होता है। रेडियन टेक्नोलॉजीज, L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज, ये कुछ कंपनीज हैं बाहर की जो इस कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। ऐसी कुछ 8-9 कंपनीज हैं और ये जानकारी कभी पब्लिश नहीं करी जाती कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी इस टाइम जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हैंडल कर रही है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इस कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है PBX सिस्टम, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, जितनी भी कॉल्स आएंगे वो इस PBX सिस्टम पे आएंगी, चाहे वो वीडियो कॉल हो, कॉन्फ्रेंस कॉल हो, कुछ भी हो, और फिर पीएम को इन्फॉर्म करा जाएगा और फिर पीएम उस कॉल को अटेंड करेंगे और किस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू वो कॉल अटेंड करेंगे वो PBX सिस्टम डिसाइड करता है। ये सारी की सारी कॉल्स हाईली सिक्योर्ड और एनक्रिप्टेड होती हैं। अभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये इतना तगड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन लिंक यूज करे जाते हैं जो आम सिटीजन के लिए इंडिया में ऑफ कोर्स बैंड है। जैसे पहला है सैटेलाइट फोन्स। जब हम किसी को फोन करते हैं तो पहले हमारे फोन से रेडियो वेव्स पहुंचती है टावर तक, टावर से मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से फिर से टावर तक, फिर उस बंदे के पास बात पहुंचती है। लेकिन सैटेलाइट फोन्स में ऐसा नहीं होता। जो ये एयरक्राफ्ट है उसी के ऊपर एक एंटीना लगा होता है, वहां से वेव्स पहुंचती हैं सीधे सैटेलाइट्स पे और सैटेलाइट से नीचे ग्राउंड स्टेशन, फिर दोबारा एक सैटेलाइट पे और फिर रिसीवर के पास पहुंचती है। यहाँ टावर का कोई लेना देना नहीं, किसी नेटवर्क प्रोवाइडर का कोई लेना देना नहीं। अब हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, हम जो नेटवर्क यूज करते हैं वो कई जगह पे नेटवर्क आता नहीं है, गाँव में या कहीं रिमोट प्लेस पे, लेकिन सैटेलाइट फोन उस पर हर जगह नेटवर्क आता है, पूरे अर्थ के किसी भी कोने पे, इवन हवा में भी। दूसरी चीज के अगर नेटवर्क की जरूरत भी पड़ी, जो ग्राउंड पे नेटवर्क इस्तेमाल करे जाते हैं, तो VVIPs और गवर्नमेंट ऑफिशियल या प्राइम मिनिस्टर नॉर्मल अपनी तरह एयरटेल, जियो, इन सब के सिम यूज नहीं करते कि भाई देख टावर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनके लिए इस्तेमाल करा जाता है गवर्नमेंट के बनाए हुए खुद के नेटवर्क प्रोवाइडर्स, जैसे GIMS होता है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इंटरनेट के लिए होता है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। टेलीफोन कॉल्स के लिए होता है RAX, राष्ट्रीय अल्टरनेट एक्सचेंज। और बाकी DRDO और बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी काफी हेल्प करती है नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अलावा जब प्लेन कभी रनवे पे खड़ा हो या लैंड करे या टेक ऑफ करे, उससे पहले लैंडलाइन का भी इस्तेमाल करा जाता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कम्युनिकेशन सिस्टम इतना तगड़ा है कि कुछ ही सेकंडों में इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स को ये पता चल जाएगा कि किसी भी तरीके का अटैक हो रहा है या उसका अटैक होने के चांस है। फिर इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी उसका तो अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। अब इसके बाद भी अगर एक केस हम ये ले लें कि मिसाइल से तो एयरक्राफ्ट काफ़ी बचता हुआ निकल रहा है, लेकिन वो लैंड नहीं कर सकता क्योंकि जहाँ से मिसाइल्स का अटैक हो रहा होगा वहाँ पे लैंड करना तो वैसे भी सिक्योर नहीं है। तो थियोरेटिकली बहुत ही लिमिटेड एयरक्राफ्ट्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है, जो इस बोइंग 777-300ER में भी है, प्राइम मिनिस्टर्स एयरक्राफ्ट, कि वो थियोरेटिकली जिंदगी भर हवा में रह सकता है, वहीं घूम सकता है, उसको लैंड करने की जरूरत नहीं है। थियोरेटिकली इसलिए क्योंकि जो मेजर फैक्टर होता है ना जिसकी हम बातचीत करते हैं वो है फ्यूल। उसके अलावा बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई इंसान के पास खाना कितना है वगैरह वगैरह, तो उन फैक्टर्स की बात नहीं हो रही। फ्यूल को देखते हुए ये हमेशा ही हवा में उड़ सकता है। क्यों? इसका रीज़न है मिड एयर फ्यूलिंग। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसे ही, मतलब दूसरा एयरक्राफ्ट जो स्पेशली सिर्फ इसी काम के लिए बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारा फ्यूल भरा होता है, टैंकर एयरक्राफ्ट, वो इस एयरक्राफ्ट के साइड बाई साइड चलता है क्योंकि रुक तो सकते नहीं, कोई बस स्टैंड तो है नहीं कि भाई रुक के तेल भरवा लेंगे। वो एयरक्राफ्ट इसके साइड बाई साइड चलता है, बस थोड़ा सा हाइट में ऊंचा और थोड़ा सा आगे, और कहीं पे भी किसी भी जगह पे वो इस मेन एयरक्राफ्ट में फ्यूल भर सकता है। तो थियोरेटिकली ये जिंदगी भर उड़ सकता है प्लेन। अब आप सोच के देखो कि एक ही एयरक्राफ्ट में जो बनाया है बोइंग कंपनी ने, उसके बाद उसकी ओनरशिप लेती है एयर इंडिया, उसको ऑपरेट करती है इंडियन एयरफोर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है रेडियन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज से, DRDO, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NIC, RAX, GIMS, ऐसी कंपनीज कम्युनिकेशन का सपोर्ट सिस्टम बनती हैं। और भी कई सारी 15-20 कंपनीज अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इस एयरक्राफ्ट को सिक्योर और हाईली एफिशिएंट बनाते हैं। अब आप सोच के देखो कि कोई अगर इस पर अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो उसके साथ क्या होगा या उसके सक्सेस के चांसेस कितने कम हैं। और शायद यही रीज़न है कि आज तक कभी किसी भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल के बड़े एरोप्लेन पे, एयरक्राफ्ट पे कभी किसी ने मिसाइल अटैक नहीं किया। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि तो यार वीडियो खत्म, क्या सिक्योरिटी यार, मतलब दुनिया का सेफ तरीन एयरप्लेन। सही बात है यार, क्या दुनिया का सच में भाई हिला देने वाली सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी बनाई हुई कहते हैं हर तरह का मिसाइल, जिस तरह का भी मिसाइल है वो सब मिसाइलों का जो है ना, मतलब इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन से होके सिक्योरिटी बढ़ के फिर जाके सिक्योर किया जाता है। क्या चाप फेंक रहा है, क्या सिस्टम फेंक रहा है, क्या सबका हर चीज का हल है इसके पास, और सारी जिंदगी उड़ सकता है यार।
फ्यूल भरकर जो सारी मर्जी उम्र उड़ाओ भाई। क्या बात है यार, क्या टेक्नोलॉजी है यार, क्या दिमाग लगाया यार, मानना पड़ेगा यार। तभी तो भाई मोस्ट सिक्योर पीएम ऑन अर्थ पीएम मोदी है। वाकई में एयरक्राफ्ट की प्राइस ही मेरे ख्याल में इनका एयरक्राफ्ट जो था वो 6000 करोड़ का था, इसमें डबल से ट्रिपल 8000 का मैंने सुना था। 8000 की 6000 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट है, और ऐसी इसके अंदर सिस्टम लगे हैं कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। सॉरी 8000 समथिंग करोड़ के 2 एयरक्राफ्ट। नहीं, एक 6000 का था भाई। अच्छा, 12-1000 करोड़ के मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का। कंफर्म भी कर देना, लेकिन यार मजा आ गया। आपका इसका कहना है अपने रेकमेंड सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।